गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका तैयारी ऑनलाइन में। आज हम हिंदी के प्रीवियस ईयर के सीरीज के प्रश्न पत्र को देखेंगे, सेकंड पेपर का। तो इसमें अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश और टीचिंग एप्टीट्यूड ये सारे ही प्रश्न हैं। तो मैं अपठित गद्यांश और पद्यांश पढ़ूंगी नहीं, परंतु उसके प्रश्नों पर चर्चा हम करेंगे। सीधे हम उसके उत्तर देखेंगे। तो ये अपठित गद्यांश से प्रश्न है पहला, धन उपार्जन में संधि करने पर शब्द बनेगा। तो इसमें संधि पूछी गई कि धन और उपार्जन की अगर संधि की जाए तो कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका हमारा उत्तर होगा ऑप्शन 2, धनोपार्जन। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ये भी अपठित गद्यांश से ही है। आज पूरा जीवन दर्शन बदल गया है। तो इसमें अगर हम गद्यांश के हिसाब से उत्तर देखें तो हमारा इसमें ऑप्शन 2 होगा, आज जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ गया है। सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा अपठित गद्यांश से है, प्राचीन काल में जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या माना गया था। तो गद्यांश पढ़ते हैं तो उसमें ऊपर सीधे ही लिखा हुआ है कि आध्यात्मिक और सामाजिक विकास प्राचीन काल में वास्तविक जीवन का लक्ष्य माना गया था। अगला प्रश्न जो है हमारा, उसको तो हम बिना पैराग्राफ पढ़े भी उत्तर दे सकते हैं अगर आप देखें तो प्रश्न है हमारा, जघन्य शब्द का अर्थ नहीं है। इसमें ऑप्शन है निंदित, निष्कृष्ट, त्याग देने योग्य या जांग से संबंधित। तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 4, जांग से संबंधित। ये इस शब्द का अर्थ नहीं है। बाकी तीनों जो है निंदित, निकृष्ट, त्याग देने योग्य, ये जघन्य के अर्थ तीनों हैं। अगला प्रश्न हमारा, हमारे मानवीय संबंध पीछे छूटने का क्या कारण है। तो अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि धन कमाने की अंधी दौड़ जो है वो हमारे मानवीय संबंध पीछे छूटने का कारण है। ऑप्शन 3 इसमें सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मानसिक तनाव की व्याधियों का कारण लेखक ने क्या माना है। तो अगर आप इसको भी पैराग्राफ में देखेंगे तो सीधे सीधे दिखता है उत्तर कि किसी भी प्रकार का धन कमाने का जो इच्छा है, ऑप्शन 2 हमारा वो इसका उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उस शब्द को पहचानिए जो शेष से भिन्न है। मतलब इसमें 3 एक जैसे हैं, एक कोई अलग है। तो पहला ऑप्शन है उचित अनुचित, दूसरा चोरी डकैती, तीसरा सत्य असत्य और चौथा न्याय अन्याय। तो अगर आप ये सारे पेयर देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि विपरीत शब्द के जोड़े हैं। तो उचित अनुचित विपरीत है, सत्य असत्य भी है, न्याय अन्याय भी है। चोरी डकैती इसमें से भिन्न है क्योंकि ये विलोम शब्द का उदाहरण नहीं है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं जो कि अपठित गद्यांश का अंतिम प्रश्न है, किस दौड़ को अंतहीन माना गया है। तो अभी जो मैंने प्रश्नों पे चर्चा जो हमने की उससे अंदाजा लग गया होगा कि जो किसी भी प्रकार धन जोड़ने की जो हमारी इच्छा है उसको अंतहीन माना गया है। तो इसका ऑप्शन 3 आंसर सही है। इसके बाद जो पेपर में होता है 129 से 35 तक, ये क्वेश्चन पेपर ही है जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बाद अपठित एक और पैराग्राफ है, उसको पढ़ना है। उसमें क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। पहला क्वेश्चन है, सुख साधन का विग्रह और समास बताना हमें। तो इसको तो अगर आप हम पैराग्राफ नहीं देखते तो भी हम देख के बता सकते हैं अगर हमें समास आते हैं तो। सुख साधन, सुख और साधन द्वंद्व समास पहला ऑप्शन है। दूसरा है सुखों के साधन तत्पुरुष समास। तीसरा है सुख के साधनों का समूह द्विगु समास। और चौथा है सुख से सधे जो साधन कर्मधारय समास। तो इसमें अगर हम उत्तर की बात करें तो इसमें ऑप्शन 2 सुखों के साधन तत्पुरुष समास है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम, वह अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो। तो अगर पैराग्राफ हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति दयालु और सचरित है वो शिक्षित व्यक्ति से कहीं अच्छा है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं,
अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है, पहला ऑप्शन है सचेतन नागरिक बनना, दूसरा है सुसंस्कृत बनना, तीसरा है अनुत्तरदायी बनना, आत्मिक ज्ञान देना। तो इसमें जो हमारा होगा, अगर आप ऑप्शन देखें ध्यान से तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा कि अच्छी शिक्षा हमें अच्छा नागरिक भी बनाती है, सुसंस्कृत भी बनाती है और आत्मिक ज्ञान भी देती है, लेकिन ये हमें अनुत्तरदायी नहीं बनाती है। तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में सुनिश्चित व्यक्ति क्या होता है? तो ऑप्शन है इसके अधिकारों की जानकारी रखता है, कर्तव्यों के प्रति सचेत रहता है, दोनों का बराबर ध्यान रखता है, इन्हें विशेष महत्व नहीं देता। तो इसमें अगर हम पैराग्राफ में देखें तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3, दोनों का बराबर ध्यान देता है, अधिकार और कर्तव्य दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न जो है ये हमारा ग्रामर उसमें से हो जाएगा, हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं, उपर्युक्त वाक्य किस प्रकार का है? तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या मुख्य वाक्य है। जब दो वाक्य और तथा या व इन सब शब्दों से मिलकर बने होते तो वहां संयुक्त वाक्य होता है। अगला प्रश्न फिर ग्रामर से है, कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है? कई बार हम नहीं देख पाते हैं तो प्रश्न में नहीं का बहुत ध्यान रखना होता है। तो इसमें देखते हैं अन उपसर्ग से नहीं बना है। तो पहला शब्द है अनुपम, दूसरा अनपढ़, तीसरा अनुपयोगी, चौथा अनुपकार। तो इसमें हम ध्यान से देखें तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुपम, क्योंकि अनुपम अन उपसर्ग से मिलकर नहीं बना है। अगर आप अनपढ़ देखते हैं तो अन जमा पढ़ अनपढ़, अनुपयोगी देखते हैं तो अन जमा उपयोगी अनुपयोगी, और अनुपकार देखते हैं तो भी अन जमा उपकार अनुपकार बन रहा है, लेकिन अनुपम ऐसा नहीं है, इसलिए ये अनुपसर्ग से मिलकर नहीं बना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है? तो अगर हम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ऑप्शन 4, उसे आत्मिक ज्ञान हो। जब भी हम अपठित गद्यांश या पद्यांश से उत्तर देते हैं तो हमें वो एक दो बार बहुत अच्छे से पढ़ लेने चाहिए, अधिकतर उत्तर हमें उसी में से मिल जाते हैं। इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले हमें गद्यांश या पद्यांश बहुत ध्यान से पढ़ लेने चाहिए और उसका अर्थ एक बार ग्रहण कर लेना चाहिए। तो यहाँ से हमारे अपठित गद्यांश के प्रश्न खत्म होते हैं। अब यहाँ कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को भी हमें बहुत ध्यान से पढ़ के समझ के करना होता है, क्योंकि ये प्रश्न काफी लॉजिकल होते हैं। तो अगर हम इनको सिर्फ शब्दों पे जाके करेंगे तो ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इन प्रश्नों को पहले हम पढ़ें, समझें और फिर ध्यान से उत्तर दें। तो अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न देखते हैं तो प्रश्न है, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है। तो ये पूछा गया है कि ये प्रश्न किस प्रकार का है। पहला ऑप्शन है संदर्भ में व्याकरण, दूसरा है व्याकरणिक जटिलता, तीसरा ऑप्शन है व्याकरण पर अत्यधिक बल और चौथा है व्याकरण कंठस्थ करने का। तो अगर हम इसमें ऊपर उत्तर देखें तो ऑप्शन 1 इसमें उत्तर है, संदर्भ में व्याकरण। अगला प्रश्न देखते हैं हम, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए लिखिए, दूसरा ऑप्शन है समाचार चैनलों के कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित अपने विचार लिखिए, तीसरा ऑप्शन है लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है, और चौथा ऑप्शन है दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। तो क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का है तो मैंने कहा कि सोच समझ के उत्तर देना है। तो अगर आप पहला ऑप्शन, दूसरा और चौथा ऑप्शन देखते हैं तो बच्चा इसमें अपनी सोच समझ से लिखेगा, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है, मतलब ये सीधे सीधे आंसर को कहीं ना कहीं से मिल जाएगा तो वो पढ़ के करेगा। तो इसलिए ऑप्शन 3 इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
फर्स्ट ऑप्शन साहित्यिक लेखन एवं पुरस्कार, ऑप्शन 2 भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ, ऑप्शन 3 साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी, ऑप्शन 4 भाषा की परिभाषाओं का याद होना। तो अगर आप ये सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको सीधे सीधे उत्तर दिख जाएगा कि ऑप्शन 2 इसमें सही आंसर है, कि जो भी एक भाषा शिक्षक है उसको अपने सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, अच्छी समझ होनी चाहिए। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भाषा शिक्षण के संबंध में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। ऑप्शन 1 बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन, ऑप्शन 2 बच्चों के भाषा प्रयोग का कक्षाई अवलोकन, ऑप्शन 3 बच्चों के पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन, ऑप्शन 4 बच्चों की उच्चारण त्रुटियों पर अत्यधिक ध्यान देना। तो इसमें अगर हम उत्तर की बात करें तो ऑप्शन 1 इसका उत्तर है, बच्चों की भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, मतलब जो सीख रहे हैं उसको हमें निरंतर अवलोकन करना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है, संभवतः मुदित डैश से ग्रस्त है। इसके ऑप्शन है, पहला डिसकैलकुलिया, अफेजिया, ऑप्शन 3 डिस्ग्राफिया, ऑप्शन 4 डिसलेक्सिया। तो अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो इसमें ऑप्शन 4 हमारा सही है, बच्चा हमारा डिसलेक्सिया से ग्रसित है। जब बच्चा पढ़ नहीं पाता है तो वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। और अगर डिसकैलकुलिया की बात करें तो इसमें कैलकुलेशन वाले मैथमेटिकल जो चीजें हैं तो वो आती हैं। तो इनमें से एक ना एक प्रश्न जरूर आता है, तो एक बार इस चीज को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ, ऑप्शन 1 बच्चों में साहित्यिक लेखन की क्षमता का ही विकास करें, ऑप्शन 2 कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य रखते हों, ऑप्शन 3 कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य न रखते हों, ऑप्शन 4 बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करें। तो अगर हम प्रारंभिक स्तर की बात करते हैं, प्राथमिक स्तर की बात करते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन 4 आना चाहिए। मेन उद्देश्य हमारा उनको अभी सिर्फ उनके पढ़ने लिखने की कुशलता का विकास करना ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त डैश सामग्री का विकास किया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 सरल, ऑप्शन 2 पूरक, ऑप्शन 3 जटिल, ऑप्शन 4 मूल्यप्रक। तो इसमें हमारा आएगा ऑप्शन 2 पूरक। जो अपने हमारी सप्लीमेंट्री बुक्स होती हैं, पूरक पुस्तकें होती हैं, वहां हम इनका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक डैश उद्देश्य है। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो आप अपने आप भी कर सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। ऑप्शन 1 पाठ्य सामग्री को दोहराना, ऑप्शन 2 क्लोज परीक्षण, ऑप्शन 3 लिखित परीक्षा, ऑप्शन 4 नाटक का मंचन। तो इसमें ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर है, कि जब कक्षा 8 के बच्चों की आप बात करें तो यहाँ क्लोज परीक्षण, ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है, इसलिए हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, नंबर 1 है परिचर्चा, नंबर 2 है श्रुतलेख, नंबर 3 है संवाद अदायगी, नंबर 4 है सृजनात्मक लेखन। तो अगर हम उच्च प्राथमिक स्तर की बात करते हैं तो ये यहाँ हमें श्रुतलेख सबसे कम महत्वपूर्ण है, बाकी सारी चीजें उपयोगी हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम,
पढ़ने का संबंध डैश से है। तो इसके ऑप्शन है नंबर 1 शुद्धता, नंबर 2 तीव्र गति, नंबर 3 अक्षर ज्ञान, नंबर 4 अर्थ। तो यहाँ अगर हम प्रश्न को देखें तो इसका उत्तर होगा पढ़ने का संबंध अर्थ से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 4। बच्चा अगर पढ़ के समझ नहीं पा रहा है तो इसका मतलब कि वो पढ़ने में भी सक्षम नहीं है। तो इसका ऑप्शन 4 अर्थ उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन है इसके नंबर 1 दूसरे विषयों का ज्ञान देना, नंबर 2 विषय की शब्दावली का विकास, नंबर 3 अन्य विषयों का कार्यभार कम करना और नंबर 4 हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। तो इसमें अगर हम देखें तो सारे ऑप्शनों में सबसे सही ऑप्शन जो है या इसका उत्तर जो है वो नंबर 4 ऑप्शन है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा, तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम, परिचित भाषा जल्दी सीखेगा, ऑप्शन 2 है नई भाषा आसानी से सीखेगा, ऑप्शन 3 है पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा, नंबर 4 है सुनना बोलना जल्दी सीखेगा। तो इसमें ऑप्शन 2 सही आंसर है, नई भाषा आसानी से सीखेगा। अगला प्रश्न है, वाणी अस्थायी होती है और डैश भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है। तो वाणी अस्थायी होती है तो ये कौन सी भाषा की तुलना में, इसके ऑप्शन देखिए, नंबर 1 शास्त्रीय, नंबर 2 मौखिक, नंबर 3 लिखित, नंबर 4 पारंपरिक। तो भाषा अस्थायी होती है और ये मौखिक भाषा, यानी इसमें ऑप्शन 2 हमारा सही है। भाषा अस्थायी होती है और मौखिक भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। इसका अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके ऑप्शन है नंबर 1 पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना, नंबर 2 पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना, नंबर 3 पठित सामग्री के विरुद्ध अपनी बात रखना, ऑप्शन 4 पठित सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। तो इसका उत्तर देखें तो इसका उत्तर ऑप्शन 1 है, पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। तो ये हमने 30 प्रश्न देखे हैं। यहाँ हिंदी के सीटेट में 30 प्रश्न आते हैं, तो कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के और बाकी कुछ ग्रामर के और आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश इस तरीके से आते हैं। तो अगर आप प्रश्नों को अच्छे से देख के पढ़ के समझ के करेंगे तो काफी हद तक उत्तर हमें आसानी से मिल जाते हैं।